आप सुन रहे हैं उपन्यास प्रेमा भाग 2। जलन बुरी बला है। लाला बद्री प्रसाद अमृत राय के बाप के दोस्तों में बहुत ही उच्च थे और अगर उनसे अधिक प्रतिष्ठित ना थे तो बहुत हेठे भी नहीं थे। दोनों में लड़के लड़के के ब्याह की बातचीत पक्की हो गई थी और अगर मुंशी धनपत राय 2 बरस भी और जीते तो बेटे को सहरा बांधते जरूर देख लेते, मगर काल के वश हो गए और ये अरमान मन में लिए वैकुंठ को सिधार गए। हाँ, मरते मरते उनकी बेटे को ये नसीहत थी कि मुंशी बद्री प्रसाद की लड़की से अवश्य विवाह करना। अमृत राय ने भी लजाते लजाते बात हारी थी, मगर मुंशी धनपत राय को मरे आज 5 बरस बीत चुके थे और इस बीच में उन्होंने वकालत भी पास कर ली थी और अच्छे खासे अंग्रेज बन बैठे थे। इस परिवर्तन ने पब्लिक की आंखों में उनका आदर घटा दिया था। इसके विपरीत बद्री प्रसाद पक्के हिंदू थे भाई। साल भर 12 मास उनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हुआ करती थी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि भंडार में से 150 साधुओं का प्रसाद ना बनता हो और इस उदारता ने उनको सारे शहर में से सर्वप्रिय बना दिया था। प्रतिदिन भोर होते ही वे गंगा स्नान को पैदल जाया करते थे और रास्ते में जितने आदमी उनको देखते सब आदर से सर झुकाते थे और आपस में कानाफूसी करते कि दुखियारों का ये दाता सदा फूलता फलता रहे। यद्यपि लाला बद्री प्रसाद अमृत राय की चाल ढाल को पसंद नहीं करते थे और कई बार उनको समझाकर हार भी चुके थे, मगर शहर में ऐसा होनहार, विद्वान, सुंदर और धनिक कोई दूसरा आदमी नहीं था जो उनकी प्राण से अधिक प्रिय लड़की प्रेमा के पति बनने के योग्य हो। इस कारण वे बेबस हो रहे थे। लड़की अकेली थी, इसलिए दूसरे शहर में ब्याह भी नहीं कर सकते थे। इस लड़की के गुण और सुंदरता की इतनी प्रशंसा थी कि शहर के सब रईस उसे चाहते थे। जब किसी कामकाज के मौके पर प्रेमा 16 श्रृंगार करके जीती तो जितनी और स्त्रियां वहां होती उनके पैरों तले आंखें बिछाती। बड़ी बूढ़ी औरतें कहा करती थी कि ऐसी सुंदर लड़की कहीं देखने में नहीं आई और जैसे प्रेमा औरतों में थी वैसे ही अमृत राय मर्दों में थे। ईश्वर ने अपने हाथ से दोनों को जोड़ मिलाया था। हाँ, शहर के पुराने हिंदू लोग इस विवाह के खिलाफ थे। वे कहते कि अमृत राय सब गुण अगर सही मगर है तो ईसाई, उनसे प्रेमा जैसी लड़की का विवाह करना ठीक नहीं है। मुंशी जी के नातेदार लोग भी इस शादी के विरुद्ध थे और इसी खींचा तानाल में 5 बरस बीत चुके थे। अमृत राय भी कुछ बहुत उद्यम नहीं मालूम होते थे, मगर इस साल मुंशी बद्री प्रसाद ने भी याद किया और अमृत राय भी मुस्तैद हुए और विवाह की साइट निश्चय की गई। अब दोनों तरफ तैयारियां हो रही थी। प्रेमा की माँ अमृत राय के नाम पर बिकी हुई थी और लड़की के लिए अभी से गहने बातें बनवाने लगी थी कि निदान आज ये महाभयानक खबर पहुंची कि अमृत राय ईसाई हो गया है और उसका किसी मेम से विवाह हो रहा है। इस खबर ने मुंशी जी के दिल पर वही काम किया जो बिजली किसी हरे भरे पेड़ पर गिर कर सकती है। बूढ़े तो थे ही, इस धक्के को ना सहन सके और पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़े। उनका बेसुध होना था कि सारा भीतर बाहर एक हो गया। तमाम नौकर चाकर अपने पराई इकट्ठे हो गए और क्या हुआ का शोर मचाने लगे। अब जिसको देखिए यही कहता फिरता है कि अमृत राय ईसाई हो गया है। कोई कहता है थाने में रपट करो, कोई कहता है चलकर मारपीट करो। बाहर से ही दम में अंदर खबर पहुंची। वहां भी कोहराम मच गया। प्रेमा की माँ बेचारी बहुत दिनों से बीमार थी और उन्हीं की जिद थी कि बेटी की शादी जहां तक जल्दी हो जाए अच्छा है। यद्यपि वे पुराने विचार की बूढ़ी औरत थी और उनको प्रेमा का अमृत राय के पास प्रेम पत्र भेजना एक आंख नहीं भाता था, तथापि जब से उन्होंने उनको एक बार अपने आंगन में खड़े देख लिया था तब से उनको यही धुन सवार थी कि मेरी आंखों की तारा का विवाह हो तो उन्हीं से हो। वे इस वक्त बैठी हुई बेटी से बातचीत कर रही थी कि बाहर से खबर पहुंची। भाई वह अपने अमृत राय को अपना दामाद समझने लगी थी और कुछ तो ना हो सका बेटी को गले लगाकर रोने लगी। प्रेमा ने आंसू को रोकना चाहा मगर ना रोक सकी।
उसकी बरसों की संचित आशा रूपी बेल क्षण मात्र में कुम्हला गई। उससे रोया भी नहीं गया, चित्त व्याकुल हो गया। माँ को रोती छोड़ वह अपने कमरे में आई, चारपाई पर धम से गिर पड़ी। जवान से केवल इतना निकला कि नारायण, अब कैसे जीऊंगी, और उसके भी हो चाहते रहे। तमाम धर की लौंडियां उस पर जान देती थी। सबकी सब एकत्र हो गई और अमृत राय को हत्यारे और पापी की पदवियां दी जाने लगी। अगर घर में कोई ऐसा था कि जिसको अमृत राय के ईसाई होने का विश्वास ना आया, तो वह प्रेमा के भाई बाबू कमला प्रसाद थे। बाबू साहब बड़े समझदार आदमी थे। उन्होंने अमृत राय के कई लेख मासिक पत्रों में देखे थे, जिनमें ईसाई मत का खंडन किया गया था, और हिंदू धर्म की महिमा नाम की जो पुस्तक उन्होंने लिखी थी, उसकी तो बड़े बड़े पंडितों ने तारीफ की थी। फिर कैसे मुमकिन था कि एकदम उनके ख्याल पलट जाते और वह ईसाई मत धारण कर लेते। कमला प्रसाद यही सोच रहे थे कि केदारनाथ आते दिखाई दिए। उनके चेहरे से घबराहट बरस रही थी। कमला प्रसाद ने उनको बड़े आदर से बैठाया और पूछने लगे, यार ये खबर कहाँ से उड़ी? मुझे तो विश्वास नहीं आता। दीनानाथ, अरे भैया, विश्वास आने की कोई बात भी हो? अमृत राय का ईसाई होना असंभव है। हाँ, वह रिफॉर्म मंडली में जा मिले हैं। मुझसे भूल हो गई कि ये बात तुमसे ना कही। ओह, तो क्या तुमने लाला जी से कह दिया? अरे यही तो भूल हो गई दोस्त, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। आज शाम को जब अमृत राय से मुलाकात करने गया तो उन्होंने बात बात में कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगा। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा विचारा और यह आकर बात मुंशी जी से कह दी। अब अगर मुझको यह मालूम होता कि इस बात का ये बदकंडर होगा तो मैं कभी ना कहता। आप जानते हैं कि अमृत राय मेरे परम मित्र हैं। मैंने जो ये संदेश पहुंचाया तो इससे किसी की बुराई करने का आशय नहीं था। मैंने केवल भलाई की नीयत से बात कही थी। क्या कहूँ, मुंशी जी तो ये बात सुनते ही जोर से चिल्ला उठे, वैसा ही हो गया। मैंने बहुतेरा अपना मतलब समझाया, मगर कौन सुनता है। वह ये कहीं कहते मूर्छा खाकर फिर गिर पड़े। कमला प्रसाद ये सुनते ही लपक कर अपने पिता के पास पहुंचे। वे अभी तक बेसुध थे। उनको होश में लाए और दीनानाथ का मतलब समझाया और फिर घर में पहुंचे। उधर सारे मोहल्ले की स्त्रियां प्रेमा के कमरे में एकत्र हो गई थी और अपने अपने विचार अनुसार उसको सचेत करने की तरकीबें कर रही थी, मगर अब तक किसी से कुछ न बन पड़ा। निदान एक सुंदर नव यौवना दरवाजे से आती दिखाई दी। उसको देखते ही सब औरतों ने शोर मचाया। जो पूर्णा आ गई। अब रानी को चेत आ जाएगी। पूर्णा एक ब्राह्मणी थी। इसकी उम्र केवल 20 वर्ष की होगी। ये अति सुशीला और रूपवती थी। उसके बदन पर सादी साड़ी और सादे गहने बहुत ही भले मालूम होते थे। उसका विवाह पंडित बसंत कुमार से हुआ था, जो एक दफ्तर में 30 रुपए महीने के नौकर थे। उनका मकान पड़ोसी में था। पूर्णा के घर में दूसरा कोई नहीं था, इसलिए जब 10 बजे पंडित जी दफ्तर को चले जाते तो प्रेमा के घर चली आती और दोनों सखियां शाम तक अपने अपने मन की बातें सुना करती। प्रेमा उसको इतना चाहती थी कि यदि वे कभी किसी कारण से ना आ सकती तो स्वयं उसके घर चली जाती। उसे देखे बिना उसको कलना पड़ती थी। पूर्णा का भी यही हाल था। पूर्णा ने आते ही सब स्त्रियों को वहां से हटा दिया। प्रेमा को इस तरह सुंघाया, केवड़े और गुलाब का छींटा मुख पर मारा। प्रेमा को इत्र सुंघाया और केवड़े और गुलाब का छींटा मुख पर मारा। धीरे धीरे उसके तलवे सहलाए। सब खिड़कियां खुलवा दी और इस तरह जब ठंडक पहुंची तो प्रेमा ने आंखें खोल दी और चौंक कर उठ बैठी। बूढ़ी माँ की जान में जान आई। वह पूर्णा की बलाई लेने लगी और थोड़ी देर में सब स्त्रियां प्रेमा को आशीर्वाद देते हुए सिधारी। पूर्णा रह गई। जब एकांत हुआ तो उसने कहा कि हरी प्रेमा, आंखें खोलो, ये क्या गत बना रखी है? हाय सखी, मेरी तो सब आशाएं मिट्टी में मिल गई। प्यारी, ऐसी बातें ना करो, जरा दिल को संभालो और बताओ तुमको ये खबर कैसे मिली? कुछ ना पूछो सखी, मैं बड़ी अभागनी हूँ। हाय, दिल बैठा जाता है, मैं कैसे जीऊंगी। अरे प्यारी, जरा दिल को ढांढस तो दो, मैं अभी सब पता लगाए देती हूँ। बाबू अमृत राय पर जो दोष लोगों ने लगाया वह सब झूठ है। सखी, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। ईश्वर करे तुम्हारी बातें सच हो। कहीं एकदम के लिए मेरी उस कटक लेजिए से भेंट हो जाती तो मैं
उनका छीम कुशल पूछती, फिर मुझे मरने का रंज ना होता। ये कैसी बात कहती हो सखी? मरे हुए जो तुमको देख न सके, मुझसे कहो मैं तांबे के पत्र पर लिख दूं कि अमृत राय अगर ब्याह करेंगे तो तुम इससे करेंगे। अब तुम्हारे पास उनके 20 पत्र पड़े हैं, मालूम होता है किसी ने कलेजा निकाल के धर दिया है। एक एक शब्द से सच्चा प्रेम टपकता है, ऐसा आदमी कभी नहीं दगा कर सकता। हाँ, यही सब सोच सोच कर तो आज 4 बरस से दिल को ढांढस से रही हूँ, मगर अब उनकी बातों का मुझे विश्वास नहीं रहा। तुम ही बताओ, मैं कैसे जानूं कि उनको मुझसे प्रेम है? आज 4 बरस के दिन बीत गए, मुझे तो एक एक दिन काटना दुभर हो रहा है, और वहां कुछ खबर ही नहीं होती। मुझे कभी कभी उनके इस टाल मटोल पर ऐसी झुंझलाहट होती है कि तुमसे क्या कहूँ। जी चाहता है उनको भूल जाऊं, मगर कुछ बस नहीं चलता। दिल बेहया हो गया है ना। यहाँ अभी यही बातें हो रही थी कि बाबू कमला प्रसाद कमरे में दाखिल हुए। उनको देखते ही पूना ने घूंघट निकाल ली और प्रेमा ने भी चट आंखों से आंसू पोंछ लिए और संभल बैठी। कमला प्रसाद बोले कि प्रेमा, तुम भी कैसी नादान हो, ऐसी बातों पर तुमको विश्वास कैसे आ गया? इतना सुनना था कि प्रेमा का मुखड़ा गुलाब की तरह खिल गया। हर्ष के मारे आंखें चमकने लगी। पूना ने आहिस्ता से उसकी उंगली दबाई, दोनों के दिल धड़कने लगे। देखिए ये क्या कहते हैं। बात केवल इतनी हुई कि घंटा भर हुआ। लाला जी के पास बाबू दीनानाथ आए थे। शादी ब्याह की चर्चा होने लगी तो बाबू साहब ने कहा कि मुझे तो बाबू अमृत राय के इरादे इस साल भी पक्के नहीं मालूम होते, शायद वे रिफॉर्म मंडली में दाखिल होने वाले हैं। बस इतनी सी बात लोगों ने कुछ का कुछ समझ लिया और लाला जी इधर बेहोश होकर गिर पड़े हैं। बताओ, अब मैं पिताजी को संभालने गया हूँ, उनको भी समझाया, उनको भी होश में लाया हूँ। अम्मा उधर बदहवास हो गई। अब जब तक उनको संभालूगी सारे घर में कोलाहल होने लगा। अरे भाई, ईसाई होना क्या दिल लगी है? और फिर उनको इसकी जरूरत ही क्या है? पूजा पाठ तो वे करते नहीं, तो उन्हें क्या कुत्ते ने काटा है कि अपना मत छोड़कर नक्कू बने? ऐसे बेसर पैर की बातें परतबार नहीं करना चाहिए बेटा। और हाँ, लो अब मुंह धो डालो, हंसी खुशी की बातचीत की मुझे तुम्हारे रोने धोने से बहुत रंज हुआ। ये कहकर बाबू कमला प्रसाद बाहर चले गए और पूना ने हंसकर कहा, सुना, कुछ मैं जो कहती थी ना, ये सब झूठ है। ले अब मुंह मीठा करा। प्रेमा ने प्रफुल्लित होकर पूना को छाती से लिपटा लिया और उसके पतले पतले होठों को चूमकर बोली, मुंह मीठा हुआ या और लगी? हाँ, ये मिठाइयाँ रख उनके वास्ते जिनकी निठुराई पर अभी कूद रही थी। मेरे लिए तो आगरा वाले की दुकान की ताजी ताजी अमितियाँ चाहिए। अच्छा, आपकी उनको चिट्ठी लिखूंगी तो लिख दूंगी कि पूना आपसे अमृतियाँ मांगती है। हाँ, तुम क्या लिखोगी? मैं आज का सारा वृतांत लिखूंगी, ऐसा ऐसा बनाऊंगी कि तुम भी क्या याद करो, सारी कलई खोल दूंगी। भक, अच्छा रहने दीजिए, ये सब दिल लगी। सच मानो पूर्णा, अगर आज की कोई बात तुमने लिखी तो फिर मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ, बोलो ना बोलो, मगर मैं तो लिखूंगी जरूर। इसके लिए तो उनसे जो चाहूंगी लूंगी। बस इतना ही लिख दूंगी कि प्रेमा को बहुत न तरसाइए। अच्छा, लिखिएगा तो देखूंगी। पंडित जी से कहकर वह दुर्गत कराऊं कि सारी शायद भूल जाओ। मालूम होता है उन्होंने तुम्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है। अभी दोनों सखियां जी भर कर खुश ना होने पाई थी कि उनको रंज पहुंचाने का फिर समान हो गया। प्रेमा की भावज अपनी ननद से हरदम चला करती थी, अपने सास ससुर से, यहाँ तक कि पति से भी कद कहती रहती थी कि प्रेमा में ऐसे कौन से चांद लगे कि सारा घराना उन पर निछावर होने को तैयार रहता है। उनका आदर सब क्यों करते हैं, मेरी बात तक कोई नहीं पूछता। मैं उनसे किसी बात से कम हूं? नहीं ना। गोरेपन में, सुंदरता में, श्रृंगार में मेरा नंबर उनसे बराबर बढ़ा चढ़ा रहता है। हाँ, वह पढ़ी लिखी हैं, मैं बौरी इस गुण को नहीं जानती। उन्हें तो मर्दों में मिलना है, नौकरी चाकरी करना है। मुझ बेचारी के भाग में तो घर का काम काज करना ही पता है। ऐसी निर्जल लड़की, अभी शादी नहीं हुई मगर प्रेम पत्र आते जाते हैं, तस्वीरें भेजी जाती हैं। अभी 8-9 दिन होते हैं कि फूलों के गहने आए थे। आंखों का पानी मर गया है बताओ, और ऐसी कुलवंती पर सारा कुनबा जान देता है। वाह! प्रेमा उनके ताने और उनकी बोलियों ठोलियों को हंसी में उड़ा दिया करती और अपने भाई की खातिर भावत को खुश रखने की फिक्र में रहती थी। मगर भाभी का मुंह
उससे हरदम फूला रहता। आज उन्होंने ज्यों ही सुना कि अमृत राय ईसाई हो गए, मारे खुशी की फूली नहीं समाई। मुस्कुराते, मचलते, मटकते प्रेमा के कमरे में पहुंची। बनावट की हंसी हंसकर बोली, क्यों रानी, आज तो बात खुल गई। सारा भांडा फूट गया। ऐसे भी क्या कोई लड़की मर्दों पर फिसले? प्रेमा ने ले जाते हुए कहा, जाओ तुम लोगों की भला से, मुझसे मत उलझो। अरे नहीं नहीं रानी, दिल की बात नहीं, दिल लगी की बात नहीं। मर्द सदा के कटकलेजी होते हैं, उनके दिल में प्रेम होता ही नहीं। उनका जरा सा सर धमके तो माँ हमारा खाना पीना त्याग देती हैं। मगर हम मर ही क्यों न जाएं, उनको जरा भी परवाह नहीं होती। सच है, मर्द का कलेजा काट का होता है। भाभी, तुम बहुत ठीक कहती हो, मर्दों का कलेजा सचमुच काट का होता है। अब मेरे ही यहाँ देखो, महीने में कम से कम 10-12 दिन उस मुए साहब के साथ दौरे पर रहते हैं। मैं तो अकेली सुनसान घर में पड़े पड़े कर रहा करती हूँ, वहाँ कुछ खबर ही नहीं होती। पूछती हूँ तो कहते हैं रोना गाना औरतों का काम है, हम रोए गए तो संसार का काम कैसे चले। पूर्णा ने हंसकर कहा, और क्या जानो, संसार अकेले मर्दों ही के तो थामे तो थमा है। मेरा बस चले तो इनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखूं। अब आज ही देखो, बाबू अमृत राय का करतब खुला तो रानी की अपनी कैसी गत बना डाली। इनके प्रेम का तो ये हाल है, और वहां 4 वर्ष से हीला हवाला करे चले जाते हैं। रानी नाराज ना होना, तुम्हारे खत पर जाते हैं, मगर सुनती हूँ वहां से बिरले ही किसी का खत जवाब आता है। ऐसे निमोहियों से कोई क्या प्रेम करे। मेरा तो ऐसों से जी जलता है। और क्या किसी को अपनी लड़की भारी पड़ी है कि कोई में डाल दे। अब भला से कोई बड़ा मालदार है, बड़ा सुंदर है, बड़ी ऊंची पदवी पर है, मगर जब हमसे प्रेम ही ना करे तो क्या हम उसकी धन दौलत को लेकर चाटेंगे। और संसार में एक से एक लाल पड़े हैं, और प्रेमा जैसी दुल्हन के वास्ते दुल्हों का काल। बताओ। प्रेमा को भाभी की अपनी ये बातें बहुत बुरी मालूम हुई, मगर मारे संकोच के कुछ बोल न सकी। हाँ, पूर्णा ने जवाब दिया, नहीं भाभी, तुम बाबू अमृत राय पर अन्याय कर रही हो। उनको प्रेमा से सच्चा प्रेम है, उनमें और दूसरे मर्दों में बड़ा भेद है। क्या बात करती हो पूर्णा, अब मुंह न खुलवाओ। प्रेम नहीं, पत्थर करते हैं। माना कि वे बड़े विद्या वाले हैं और छुटपने में ब्याह करना पसंद नहीं करते, मगर अब तो दोनों में कोई भी कामसिल नहीं है। अब क्या बूढ़े होकर ब्याह करेंगे। मैं तो बात सच कहूंगी, उनकी ब्याह करने की चेष्टा ही नहीं है। टाल मटोल से काम निकालना चाहते हैं, और यही ब्याह के लक्षण है कि प्रेमा ने जो तस्वीर भेजी थी वह टुकड़े टुकड़े करके पैरों तले कुचल डाली। बताओ, मैं तो ऐसे आदमी का मुंह भी ना देखूं। प्रेमा ने अपनी भावज को मुस्कुराते हुए आते देखकर ही समझ लिया था कि कुशल नहीं है। जब ये मुस्कुराती है तो अवश्य कोई ना कोई आग लगाती है। मैं उनकी बातचीत का ढंग देखकर सहमी जाती थी कि देखी ये क्या सुनवानी सुनाती है। भाभी की बात तीर की तरह कलेजे के पार हो गई। हक्का बक्का होकर उसकी तरफ ताकने लगी, मगर पूर्णा को विश्वास न आया। बोली, ये क्या अनर्थ करती हो भाभी। भैया अभी आए थे, उन्होंने इसकी कुछ भी चर्चा नहीं की, और मैं तो जानती हूँ कि पहली बात की तरह ये भी छूटी है। यह संभव है कि वे अपनी प्रेमा की तस्वीर की ऐसी दुर्गत करें। तुम्हारे ना पतियाने को मैं क्या करूं, मगर ये बात तुम्हारे भैया खुद मुझसे कह रहे थे, और फिर इसमें बात ही कौन सी है। आज ही तस्वीर मंगा भेजो, देखो क्या जवाब देते हैं। अगर ये बात झूठी होगी तो अवश्य तस्वीर भेजेंगे, या कम से कम इतना तो कहेंगे ना कि ये बात झूठी है। अपूर्णा को भी कोई जवाब न सूझा, चुप हो गई। प्रेमा कुछ नहीं बोली, उसकी आंखों से आंसू की धारा फिर बह निकली। अब भावच का चेहरा ननद की इस दशा पर खिल गया। वह अत्यंत हर्षित होकर अपने कमरे में आई, धड़पड़ में मुंह देखा और आप ही आप मगन होकर बोली, ये घाव कुछ दिनों में भरेगा।